हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 6 फरवरी और 6 फरवरी को हम लोग जो मेंस आम्फा राइटिंग सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारे क्वेश्चन है ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ये हमारे क्वेश्चन जो मेंस आम्फा राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो आपने रीड किया होगा पहले हम लोग इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो में उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं जो हमें प्रारंभिक स्टेज में क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन है वो कितने चरणों में पूछा गया। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में शहरी नदियों के बारहमासी प्रदूषण को में योगदान देने लिए वाले भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी कारकों पर चर्चा करिए। ये स्टेप आपका फर्स्ट हो गया। फिर आपको देखना है कि भारत में नदियों को बहाल करने तथा उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के उपाय बताइए। ये आपका स्टेप सेकेंड हो गया। तो इंट्रो के बाद इंट्रो में थोड़ा सा आपको भारत की नदियों के जो प्रदूषण है उनके बारे में लिखना है। उसके बाद 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो 2 स्टेप में लिखेंगे तो वो लिखेंगे बॉडी में और बॉडी में आपको डायग्राम ऐसे जैसे ये बना है शहरी नियंत्रण वाला या फ्लो चार्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम इसको आमफल लिखते हैं। देखिए अगर इसकी आपको पीडीएफ या हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है 259 रुपये में हमारा पेड बैच चल रहा है। ओनली एक टाइम आपको जमा करना पड़ेगा 259। आपको 1 दिसंबर तक हम मेंस आम्फा राइटिंग कराएंगे। डेली आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2024 का पेड बैच लेना चाहते हो तो वो हमारा बैच अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया इसका जो उपाय होता है देखो है क्या। इसमें पूछा गया भारत में शहरी प्रदूषण के बारे में। तो भारत में जो शहरी नदियों का प्रदूषण भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी कारकों पर निर्भर होता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गया, शहरीकरण अनियोजित ढंग से वो भी, औद्योगिकरण, सीवर का बहाव, अवशिष्ट निपटान की समस्या आदि आ जाती है। हालांकि शहरी नदियों के प्रदूषण के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? जैसे आपने देखा होगा शहरीकरण के कारण जल संसाधनों पर क्या रहता है, दबाव बढ़ जाता है। सीवेज का उचित जल प्रबंधन न होना, कंपनियों का निकला अवशिष्ट पदार्थ नदियों में प्रवाहित होता है। जहाज़ों का तेल रिसाव से भी नदियों का प्रदूषण होता है। हालांकि नदियों को स्वच्छ करने के लिए आपने देखा होगा आधुनिक सीवेज का निर्माण कराया जा सकता है। जल संरक्षण उपायों को लागू करके शहरों को टिकाऊ तथा अवशिष्ट प्रबंधन को रिसाइकलिंग करके क्या किया जा सकता है, शहरों में जो नदियां उनके जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शहरी नदियों के बारहमासी प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है और करंट में क्या है, पारदर्शिता के बिना जवाबदेही अधूरी है। शासन, भारत के शासन में संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करिए। देखिए अगर आपको हमारा पेड बैच लेना है तो 8787273321 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारदर्शिता से लोगों में क्या रहता है, शासन व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है और जवाबदेही से भ्रष्टाचार और कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जवाबदेही होनी पड़ेगी। तो अब भारत के शासन के संदर्भ में पारदर्शिता का महत्व देख लेते हैं। देखिए जो पारदर्शिता का महत्व सरकारी कामकाज में खुलापन व स्पष्टता का होना पाया जाता है। इसके तहत सरकार की नीतियां, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि सभी जनता तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं। पारदर्शिता से लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकार और लोगों के मध्य अच्छा समन्वय हो जाता है। सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। संचार सुदृढ़ होता है। इसके आदि अन्य लाभ होते हैं। परंतु यहाँ पर जो जवाबदेही है इसका महत्व क्या होता है, और जवाबदेही का महत्व क्या है, जवाबदेही से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संस्था के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसमें जवाबदेही से भ्रष्टाचार को लड़ने में मदद मिलती है। नागरिकों का संस्था में विश्वास होता है। शासन की कार्यप्रणाली में विश्वास होता है। आर्थिक सुदृढ़ता आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया था। एक हम ओल्ड ईयर पीसीएस का करते हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है कि आगे 2025 में ये पूछा जा सकता है।
तो गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में न केवल कला और स्थापत्य क्षेत्र अपितु विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। जैसे कौन कौन सा है? गणित क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और खगोल क्षेत्र में। गणित क्षेत्र में आपने देखा होगा अंकमाला तथा शून्य का आविष्कार हुआ था, इसी समय हुआ है कि नहीं। उसके बाद आर्यभट्ट ने दशमलव तथा त्रिकोणमिति का सिद्धांत दिया, पाई का मान दिया, खेती की सुविधा तथा नक्षत्रों का ज्ञान दिया, पृथ्वी की परिधि का मापन किया। चरक ऋषि द्वारा रसायन विज्ञान में अनेक औषधियों की खोज की गई। गुप्त काल में धन्वंतरि महत्वपूर्ण क्या थे? चिकित्सक थे, आपने देखा होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुप्त काल में अनेक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज हुई, जो आज भी वैज्ञानिक खोजों का क्या कर रही है? मार्गदर्शन कर रही है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बेसिक से आपको बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।